बाद इधर का सेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जनजातीय और कृषक आंदोलन। सभी लोग एक जगह अपना ध्यान अब केंद्रित कर लीजिए और हमारे साथ समझने पर ध्यान दीजिए जो हम समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको अपने से खुद सभी बातें याद हो जानी चाहिए। आज की क्लास में जो जंगल में निवास करते थे इन्हीं लोगों को आदिवासी या इनको जनजाति कहा गया। जनजाति का मतलब है, आपको ध्यान रखना है, जनजाति का मतलब हो गया कि इसमें जंगल में निवास करने वाले, और आदिवासी लोग अपना स्वतंत्र प्राकृतिक ढंग से जीवन जीते हैं। वो हम लोग जैसा नहीं कि अपना जो है आर्थिक रूप से जीवन को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं। आदिवासी लोग अपना कोई पंखा और कुछ नहीं, ये ईश्वर जैसे इन लोग को नेचुरल दिए हैं उसी प्रकार से है। शरीर पर न्यूनतम वस्त्र जितनी आवश्यकता हो, खेती करने के लिए भी ज्यादातर शिकार पर निर्भर, खेती के लिए भी इन लोग को कोई क्षेत्र मिले तो उस क्षेत्र में खुद से मेहनत कर करके, और जनजातीय पैटर्न अलग अलग है जिसमें कई पैटर्न हम लोग जानते हैं। पौधों को जलाकर खेती करना, पेड़ों को जला दिए और इसी पर खेती की, अगले वर्ष फिर आगे का पेड़ जलाए फिर उस पर खेती की, और इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है। आपको जब कृषि में झूम लगाएंगे तो आप ध्यान रखोगे कि झूम कृषि का मतलब होता है पौधों को जलाकर कृषि को आगे बढ़ाए। चूंकि इसमें स्थान बदलते रहता है इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। तो स्थानांतरीय कृषि है, झूम कृषि है, ये सभी जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख खेती है। आज झूम कृषि पर प्रतिबंध है क्योंकि इससे वन का काफी ह्रास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग सुनेंगे, जनजाति लोग अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं, ये किसी का हस्तक्षेप जल्दी पसंद नहीं करते। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों के द्वारा इन जनजातियों पर काफी अत्याचार किया गया। अंग्रेज इनके कई क्षेत्रों में खुद वे आना शुरू कर दिए जहां केवल जनजाति रहते। जनजाति बाहरी लोग का हस्तक्षेप नहीं चाहते और बाहरी लोग को इन लोग दीकू कहते। कभी भी शब्द है दीकू, दीकू मीन्स हो गया बाहरी लोग। और इनका कई देवता हैं, ये अपने परंपरागत ढंग से अपने देवताओं को मुख्य रूप से पूजा करते थे। जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। ये बेचारे को कोई इतने सीधे साधे भोले भाले होते हैं कि कोई भी इनको अंधविश्वास के कारण इनको इधर उधर कर सकता है। अब इसमें जनजातीय सीधे साधे ही होते। आजकल हम लोग कई जाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिए। शुरुआत का प्राकृतिक जीवन उन लोग का अलग था, आज तो कई जनजाति भी मुख्य धारा से जुड़े हैं, जॉब में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब इनकी दुनिया धीरे धीरे बदलने का प्रयास है कि मुख्य धारा से सभी लोग जुड़े। उस समय में ज्यादातर लोग खेती और तमाम चीज ही सबसे ज्यादा शिकार यही करते थे, और उस समय हमने अभी बताया कि इनके पास अंधविश्वास थोड़ा ज्यादा था। सीधे होने के कारण अंधविश्वासी थे, मतलब कोई कुछ भी कह ले तो बेचारे तुरंत मान लेते थे। आप लोग इनके पूजे पाठ की पद्धति सिनेमा में देखे हो, गा बजा के नर बलि वाला सिस्टम, तो ये भी इन लोग के यहाँ प्रचलित रहता, नर बलि भी प्रचलित था। तो ये सभी जनजातीय विद्रोह में हम लोग आज जो प्रमुख जनजाति जो जंगल में रहते थे उन जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया। उन विद्रोहों को आज के क्लास में एकदम आप सभी को याद हो जाना चाहिए। हम एकदम शुरू से आपका चल रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी बात आपको एकदम ध्यान आ जाए और सब बात एकदम याद हो जाए। सबसे पहला जनजातीय विद्रोह, इसका नाम पहाड़िया विद्रोह था। यह भारत का पहला जनजातीय विद्रोह, क्योंकि यह विद्रोह 1771 से 1784 के बीच हुआ। तो आप समझ सकते हो इस 1700 की ही बात चल रही है। और 1771 से 1784 के बीच इस समय मुख्य रूप से अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र में ही थे। क्योंकि सबको याद है पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी लड़ाई जो आप जान रहे हो 1757 हो या 1764 हो, वहां के बाद अंग्रेज का बंगाल में वर्चस्व थोड़ा बढ़ा। और हम लोग बक्सर के युद्ध के बाद देखे इलाहाबाद की संधि हुई और पूरे बंगाल का क्षेत्र अंग्रेज को जमींदारी देने के लिए मिल गया, और यहां से अंग्रेज अलग अलग प्रकार के हस्तक्षेप करना शुरू कर दी। और यही पहाड़िया भागलपुर के पास यहां पे एक जनजाति था, इसी जनजाति का निवास स्थान था झारखंड और बिहार का बॉर्डर पे भागलपुर के हिस्से में। और उस भागलपुर के हिस्से में जो पहाड़िया लोग थे वे नाटे कद के थे, थोड़े आंख इनके लाल थोड़ा होते थे, और पहाड़िया का अर्थ ही गुस्सैल स्वभाव होता है। तो कई बार प्लेग हुआ, अन्य तरह का सुखाड़ आया। 1771 में भी सुखाड़ में अंग्रेज खूब खाते, और इन लोगों को जब कुछ नहीं मिलने लगा तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन्हीं के 1784 में इनके अंग्रेज के कलेक्टर थे अगस्टस, और अगस्टस जो कलेक्टर हैं, अब सोचो कि डीएम है, कलेक्टर है, और वो जब जनजाति लोग पर कम ध्यान दिया, बाकी लोग को बांटा, तो इसी पहाड़िया में एक जनजाति है जिसका नाम है तिलका मांझी। और सोचो तिलका मांझी के नजर में वो अगस्टस डीएम इतना गड़ गया कि तिलका मांझी को लगने लगा कि बताइए हम लोग पर नहीं ध्यान देके दूसरे पर ध्यान दे रहा है तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और तिलका मांझी ने, चूंकि जनजाति लोग अपने परंपरागत हथियारों के साथ रहते थे, और परंपरागत हथियार का मतलब है तीर धनुष,
भाला, गड़ासा, ये सभी इनके हथियार थे। और तिलका मांझी सोचिए कि अपने तीर के आगे सोचे इसमें जो वनाग्र है इसमें जहर पिलाइए इसको, और जहरीले वान से छिप करके जो कलेक्टर है, डीएम है अगस्टस, इस पर तीर चला दी और तीर डीएम को लगा और तिलका मांझी के तीर से अगस्टस घायल हो गया और चूंकि वो जहरीला था इसलिए डीएम की मृत्यु हो गई। ये पहला विद्रोह है जिसमें एक जनजाति ने सीधे अंग्रेज के डीएम को ही पार लगा दी। तो आप समझ सकते हो कि कितने गुस्सैल स्वभाव के रहते होंगे। आज भी डीएम को आप देखो तो कितनी सिक्योरिटी में डीएम रहते हैं। डीएम को मारना बहुत कठिन काम है। और उस समय सोचो तिलका मांझी जनजाति है और वो तीर धनुष से ही डीएम अगस्टस को मार दिया। और एक विद्रोह 1784 में जब डीएम मर गए तो अंग्रेज चारों तरफ से सबको घेर के और मारने वाला तिलका मांझी को पकड़ लिया। 4-4 घोड़े से तिलका मांझी को बांध करके घसीटते लाया और भागलपुर के चौराहे पर सभी के सामने पेड़ में तिलका मांझी को बांध के लटका दिया, फांसी दे दी, ताकि देख के दूसरा कोई विद्रोह नहीं कर सके। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि तिलका मांझी उस जमाने का हीरो था। सबसे पहला अंग्रेज का विद्रोह किया, कलेक्टर को ही मार दिया। और इसीलिए आज भागलपुर में आप जाओगे तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तिलका मांझी चौराहा, कई चीज तिलका मांझी के नाम से आपको वहां पे मिलेगी। तो तिलका मांझी कौन थे ये आप देख लिए। कभी भी आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित में सबसे पहले विद्रोह करने वाले थे, उसमें नाम दे देगा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो, तिलका मांझी। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तिलका मांझी है। ये 1784 की ही बात चल रही। बाकी सिद्धू कान्हो जो होगा 1855-56 में है, सबसे अंतिम में बिरसा मुंडा 1900 ईस्वी में है। सबका डेट अलग अलग है, तो ये डेट के साथ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तिलका मांझी पहाड़िया विद्रोह, अगस्टस डीएम की हत्या किया। तो हम समझते हैं पहाड़िया विद्रोह आप सभी को क्लियर होगी। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला भारत में जनजातीय विद्रोह था, तो पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तिलका मांझी ने। और तिलका मांझी भागलपुर में इसको फांसी दी गई 13 जनवरी 1785 को, और उसके बाद ये विद्रोह फिर शांत हो गया। अब धीरे धीरे जो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग चलेंगे। पहाड़िया इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सुने। दूसरा नंबर हम लोग देखें, इसका नाम है खोंड विद्रोह। और खोंड विद्रोह कहां हुआ ये आपसे पूछा जाएगा। पहाड़िया विद्रोह आपको याद हो गया बिहार झारखंड के हिस्से में। अब खोंड विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ और उड़ीसा में खोंड विद्रोह का नेतृत्व किए चक्र बिसोई। नेतृत्वकर्ता भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको 1837 से लेकर 1856 तक, तो 1837 से 1856 तक लंबे समय उड़ीसा के क्षेत्र में चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड जनजातियों ने विद्रोह किया। देखिए जैसे हम लोग मोहन कुमार, सोहन कुमार रहते हैं, आदिवासी लोगों में नाम में उनके जनजाति के अनुसार उपाधि लगती है। मोहन खोंड, सोहन उराव, रोहन भील, ऐसा लग सकता है। तो ये भील अंतिम में लगा तो भील एक जनजाति है, खोंड जनजाति है, उराव जनजाति है, संथाल जनजाति है, और जनजाति में भी कई प्रकार की जनजाति हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खोंड विद्रोह कहां हुआ, तो उड़ीसा। दूसरा पूछा जाएगा खोंड विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, तो चक्र बिसोई। तो चक्र बिसोई 1837 से 1856 तक उड़ीसा के क्षेत्र में ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, खोंड विद्रोह। दिमाग में इसको भी बैठाना है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के ठीक पहले, मेन क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो 1857 के विद्रोह के ठीक पहले 1855-56 ये संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिमाग में सेट कर ले, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको यहां पे डिटेल समझा दें। झारखंड में छोटा नागपुर का क्षेत्र देख रहे हो, भागलपुर का क्षेत्र देख रहे हो, उन क्षेत्रों में संथाल जनजाति है जो बहुत ज्यादा संख्या में रहते थे। और प्रारंभ में अंग्रेजों ने संथालों को एक अलग से क्षेत्र दे दिया। इस क्षेत्र का नाम था दामिने कोप। अब सबसे कम उपजाऊ जो क्षेत्र था दामिने कोप, यहाँ काफी घने जंगल थे, पहाड़ थे, और यह क्षेत्र दे दिया कि संथाल जनजाति इसमें रहेंगे। और जब संथाल जनजाति इसमें रहना शुरू कर दिए तो लोग दिन रात एक करके बहुत मेहनत कर करके पेड़ को काट करके कृषि योग्य भूमि को बनाए, और धीरे धीरे एकदम बहुत मेहनत कर करके इन्होंने दामिने कोह के क्षेत्र को आबाद किया। और वहां केवल संथाल लोग ही रहते थे। धीरे धीरे 1855 आते आते यहां अंग्रेज भी धीरे धीरे अंदर अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिए, दूसरे लोगों को भी बसाना शुरू कर दिए, और इनके जमीन पर से भी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिए। और यही चीज संथालों को सबसे खराब लगा कि यदि जमीन तुम बना के देता तो टैक्स लेता तो बात समझ में आती। हम लोग जंगल काटे हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, तो फिर टैक्स तुम्हारा कैसे होगा। और इसी के कारण संथाल चुके काफी संख्या में थे। दो भाई थे, एक का नाम था सिद्धू और दूसरा का नाम था कान्हू। सिद्धू और कान्हू ये दोनों भाई आपस में मिल करके और संथालों के जो नेतृत्व करता है, और इस संथाल के नेतृत्व करता अंग्रेज और बाकी जो भी इनके शोषणकारी जो मिशनरी थी, वे सभी पर इन लोग तीर धनुष लेके हमला कर दी। और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जब हमला हुआ तो जमींदार, अंग्रेज, ये सभी को काफी नुकसान हुआ। और सोचो कि अंग्रेज काफी तीव्र दमन से संथाल क्षेत्र में बहुत ज्यादा सेना बुलाए। सेना के पास तोप था, सेना के पास राइफल था, लेकिन ये जनजाति लोग बेचारे तीर धनुष और भाला लेकर के उनसे लड़े और बहुत ज्यादा संख्या में संथाल लोग मारे गए।
और संथाल लोग जब मारे गए और तब इसके बाद कंडीशन क्या है, यहाँ पे संथाल विद्रोह शांत हो गया। अंग्रेज लेकिन एक अलग काम किया, जो बचे हुए संथाल थे उनको झारखंड में एक क्षेत्र दे दिया जिसका नाम दिया संथाल परगना, और संथाल परगना अलग से क्षेत्र घोषित कर दी। आज भी जो आप संथाल परगना देख रहे हो, ये संथाल परगना संथालों के लिए दिया गया क्षेत्र था। तो यहाँ 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला घुमा के आता है कि 1857 के विद्रोह के पहले झारखंड में निम्नलिखित में कौन विद्रोह हुए, और उसमें मुंडा विद्रोह भी जान के देता है, भील विद्रोह देता है, कोल विद्रोह देता है, संथाल विद्रोह देता है। बच्चे लोग चूंकि बिरसा मुंडा ज्यादा नाम सुने रहते हैं, इसीलिए मुंडा विद्रोह को ज्यादा आंसर सही करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुंडा विद्रोह 1899 1900 का पेज, हमने कहा 1857 के विद्रोह से पहले। तो 1857 के विद्रोह के पहले 1855-56 में दामिने कोह के क्षेत्र में, भागलपुर और छोटानागपुर के पहाड़ी के क्षेत्र में संथालों ने जो विद्रोह किया सिद्धों और कान्हों के नेतृत्व में, वो विद्रोह का ही नाम संथाल विद्रोह, और इनके लिए अलग से एक क्षेत्र दिया गया संथाल परगना। अगला एक अब आसान क्वेश्चन, फिर हम लोग डिटेल मुंडा में देखेंगे। भील विद्रोह ये 1913 में राजस्थान में हुआ। भील विद्रोह कहां हुआ, एक प्रश्न 1-2 बार आ चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भील विद्रोह, तो भील राजस्थान आपको ध्यान रखना है। और भील विद्रोह राजस्थान में हुआ, इसके नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया। तो भील विद्रोह राजस्थान और इसके नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु है, ये दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह, ध्यान में सेट करिए। मुंडा लोग का एक हेड है जिनका नाम है बिरसा मुंडा। अब सोचो, मुंडा जनजाति है और मुंडा जनजाति के हेड है बिरसा मुंडा। और वो बिरसा मुंडा बचपन में ही ईसाई स्कूल में पढ़े थे, मिशनरी वाला जो स्कूल होता है उसी में पढ़े थे। और मिशनरी लोग ईसाई धर्म का, यीशु का खूब प्रचार करते थे, और ये बेचारे अपना परंपरागत ड्रेस में जाए जैसे लोग जनजाति लोग रहते हैं, तो इनका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे जब ये 10th पास किए तो ये मिशनरियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दी, और जब मिशनरियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए तो मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। बिरसा मुंडा लेकिन कई चीज स्कूल में सीखा था, तो बाकी जनजातियों से अच्छा था, इंग्लिश बोल लेता था, बाकी जनजातियों से अच्छा सीखा पढ़ा था। तो बिरसा मुंडा धीरे धीरे अपने सीधे साधे आदिवासियों को समझाया कि मैं ईश्वर का ही अवतार हूं, हमारे अंदर ईश्वर ने एनर्जी दिया है, किसी को कोई बीमारी है तो हमारे पास आओ, हम स्पर्श करेंगे ठीक हो जाएगा। और चूंकि आपको शुरू में ही बताया कि जनजातीय लोग सीधे साधे होते और इसके कारण अंधविश्वासी भी होते, सभी मुंडा के लोग जो थे वो बिरसा मुंडा को ही अपना भगवान मान ली। और बिरसा मुंडा कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए, एक बार पहले भी जेल जा चुके थे, 2 साल का सजा हुआ था, फिर उनको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद बिरसा मुंडा फिर 1899 ईस्वी में छोटानागपुर झारखंड में अपने मुंडा लोग को समझाए कि आज सब लोग मिलकर लड़ो, कोई नहीं मरोगे, क्योंकि हमें ईश्वर ने ये संदेश दिया, ईश्वर ने संदेश दिया है, और सब लोग मिलकर लड़ो। जितने आदिवासी थे वो सब लोग दीकुओं को खदेड़ने के लिए, बाहरी को खदेड़ने के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दी। और इस विद्रोह में भी बिरसा मुंडा पकड़े गए, रांची के जेल में उन्हें बंद किया गया, और 9 जून 1900 को हैजा से, कुछ लोग कहते हैं हैजा से मृत्यु हुई, कई लोग कहते हैं कि इनको जहर देकर मार दिया गया। तो 9 जून 1900 को रांची के जेल में इनकी हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो बिरसा मुंडा जस्ट लाइक मुंडा के सोचिए भगवान है। बिरसा मुंडा के बारे में 3 क्वेश्चन पूछता है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहां हुई, तो रांची के जेल में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कहां हुआ, तो झारखंड में, छोटानागपुर पहाड़ी के क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो 1899 में। इतना मुंडा विद्रोह से आपको क्वेश्चन बढ़ सकता है। अब यहाँ पे 1-2 और देख लेंगे तो आपका कंप्लीट इधर हो जाएगा। अगला नंबर का नाम है ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन भी एक प्रथम विश्व युद्ध के समय ही चल रहा था झारखंड छोटानागपुर में। ये एक प्रकार का सामाजिक सुधार आंदोलन था, अपने समाज में सुधार के लिए ही चल रहा था। और हल्का बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक भी हो गया, सामाजिक से राजनीतिक रूप पकड़ा, और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया। आपसे कभी कभी पूछेगा जतरा भगत, तो आप ध्यान रखेंगे जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता है। और ताना भगत जो आंदोलन है ये छोटानागपुर के क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जगह पूछा जाएगा, रंपा विद्रोह कहां हुआ, तो आंध्र प्रदेश। ये एकदम जगह आपको याद रहना चाहिए। आपको पूछेगा रंपा विद्रोह, तो आंध्र प्रदेश। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1879। और रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है, सीताराम राजू। तो सीताराम राजू रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता है, इनका नाम भी आपसे पूछता है। ज्यादातर चांस है क्वेश्चन ये आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में कौन विद्रोह हुआ ऐसे करके पूछे, तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ। अभी आपको हमने समझाया था राजस्थान में तो भील विद्रोह हुआ। कई एसपी मिलेंगे राजेंद्र भील, तो भील जनजाति राजस्थान में बहुत संख्या में है, मध्य प्रदेश में भी संख्या में, वो अपने नाम के अंतिम में भील भी लगाते हैं। तो आपको भील विद्रोह कहेगा तो राजस्थान, फिर इसी प्रकार से रंपा विद्रोह कहेगा तो आंध्र प्रदेश, खोंड विद्रोह कहेगा तो आपको अभी बताया खोंड विद्रोह उड़ीसा। जब कहेंगे खोंड विद्रोह तो खोंड विद्रोह उड़ीसा, ये जगह डायरेक्ट दिमाग में सेट रखें। जब कहें खोंड विद्रोह उड़ीसा, संथाल विद्रोह झारखंड, भील विद्रोह राजस्थान, रंपा विद्रोह तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश।
ध्यान दीजिए, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, ये आपका दिमाग में ज्यादा सेट होना चाहिए। इसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह में आपको दिमाग में सेट रखना है कि भारत और बर्मा के बीच लड़ाई हुई थी, भारत और म्यांमार, मतलब इस म्यांमार अंग्रेज उसको भी इंडिया का पार्ट बनाया, फिर म्यांमार को स्वतंत्र कर दिया, अलग कर दी। तो म्यांमार को जिस समय अंग्रेज अधिकार करना चाह रहा था, उस समय आपको ध्यान रखना है 1833 में खासी विद्रोह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में हम लोग देखेंगे, मेघालय के बाद असम, इन क्षेत्रों में एक खासी विद्रोह खास करके हुआ। इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है सरदार तीरथ सिंह, बात पर जरा गौर कीजिएगा। सरदार तीरथ सिंह है, हुआ क्या, भारत म्यांमार युद्ध में अंग्रेज जब बर्मा में अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था, तो वो म्यांमार के विस्तार में वो प्रयास कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में मेघालय है, उधर से हम लोग देख रहे थे नागालैंड है, इन सभी जगहों पर सड़क का निर्माण किया जाए, मेघालय, असम, नागालैंड में रोड बनाया जाए ताकि उस सड़क से हमारे राहत सामग्री बढ़िया से पहुंच पाए। और सड़क बनाने के लिए सीधे साधे जनजाति, जो खासी जनजाति है, उन लोग को बेगार के रूप में दिन भर फ्री में काम करवाए, पीछे भी पैसा उसा कुछ नहीं थे। और इसी के विद्रोह में वहां खासी विद्रोह हुआ उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, और सरदार तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। तब जाकर के अंग्रेज उन लोग को फिर बेगार बनाना बंद कर दिया। बेगार कहते हैं कि खेत कुछ काम करवाए, अब पैसा नहीं दे तो कहते हैं बेगार। और एक खासी विद्रोह पूछा जाएगा तो हमें लगता है तुम लोग सभी बना दोगे, कारण सभी लड़के गारो, खासी, जयंतिया, जनजाति के बारे में पढ़े हो। जैसे ही कहेगा खासी विद्रोह तो कहना समझ गए, गारो, खासी, जयंतिया, ये हमको पढ़ाया है सर, मेघालय के क्षेत्र में है, और उन क्षेत्रों में ही खास करके ये विद्रोह हुआ। और इसीलिए इसमें खासी जब बोलेंगे तो ध्यान रखना, सरदार तीरथ सिंह इसके नेतृत्व की, खासी विद्रोह सरदार तीरथ सिंह इसका नेतृत्व की। अगला नंबर है अहोम विद्रोह, तो ध्यान रखना है अहोम विद्रोह असम में हुआ, और अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता गोमधर कुंवर थे। तो इससे मेन असम वाला सेक्शन पूछा जाता है, तो हम समझते हैं कि अब लगभग बात आपको क्लियर है। अहोम विद्रोह असम, खासी विद्रोह आपको नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी पर सरदार तीरथ सिंह के नेतृत्व में, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश सीताराम राजू के नेतृत्व में, ताना भगत और जतरा भागत के नेतृत्व में छोटा नागपुर, मुंडा विद्रोह 1899 में छोटा नागपुर झारखंड, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1900 में रांची के जेल में इनको हम लोग हैजा के कारण जाने की इनकी मृत्यु हो गई। भील राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल के नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हो थे, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और खोंड विद्रोह उड़ीसा चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में, और पहाड़िया विद्रोह ये सबसे पहला विद्रोह है तिलका भांजी के नेतृत्व में। ये आपका पूरा जनजातीय। थोड़ा सा हम लोग कृषक देख लेंगे, कृषक को मैक्सिमम आप लोग सुने हुए हो, थोड़ा कृषक पर आपका एक नजर हम चाहते हैं, तो कृषक विद्रोह भी आपका क्लियर हो जाएगा। कृषक विद्रोह से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। कृषक मींस किसानों का आंदोलन, तो किसानों को आंदोलन में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ये सब लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दीजिए, और तब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बिहार में और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। आपको नेचर ध्यान रखना है, कभी कभी रिवर्स दे देगा, निम्नलिखित में कौन भिन्न है, और उसमें आपको दे देगा मोपला विद्रोह, खोंड विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, एक और कोई दे दिया आपको, मान लीजिए विद्रोह, इसमें खासी विद्रोह। तो आपको ध्यान रखना है मोपला विद्रोह का नेचर किसान वाला है, बाकी जितने हमने नेचर बताया वो जनजातीय नेचर का है। तो जनजातीय और कृषक के दोनों आंदोलन को आपको बिल्कुल समझना होगा। ये मैदानी भाग में रहते, वो जंगल क्षेत्र में रहते थे। और चंपारण सत्याग्रह में आप सभी को ध्यान देना है, ये बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में अंग्रेज के द्वारा प्रचलित थी तिनकठिया पद्धति। और आपको समझाए थे तिनकठिया का मतलब था एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा अंग्रेज जबरदस्ती एग्रीमेंट सब किसानों से करवाया था कि मेरा जमीन इतना है और इसमें एक बीघा में 3 कट्ठा, तो इतना जमीन में इतना कट्ठा नील की खेती अनिवार्य रूप से होगा। और इसके लिए इन्होंने बजाबते एग्रीमेंट करवाया था। शुरुआत में किसान को ठीक लगा, नई चीज थी, नील की खेती कोई करते नहीं थे भारत में, अंग्रेजों ने ही नील की खेती समझाया, लेकिन नील से खेतों की उर्वरा शक्ति घटती थी, फिर भी किसान इस वर्क को कर रहे थे। लेकिन बाद के समय में रासायनिक रंगों का खोज होगी, 1900 का फेज जब आया तो रासायनिक रंग का खोज हो गया, अब नीले कलर का खोज हो गया। और नीले कलर का जब खोज हो गया तो अब पानी में नीला कलर डाल दीजिए तो कपड़ा नीला हो गया, अब नील के लिए जरूरत नहीं है। तो जो किसान नील की खेती 3 कट्ठा में बीघे में करते थे, अब इनका बिक्री कम गया, जो नील की फैक्ट्री थे लगातार बंद हो रहे थे, तो ये बहुत घाटे का सौदा हो चुका था। अब नील कौन रोपेगा, अब नील केमिकल रूप से बनाया जाने लगा, तो अब प्लांटेशन के द्वारा, प्लांट के द्वारा उसको तैयार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो किसान लोग जो बीच में मीडिएटर थे उनसे कहे कि मेरा एग्रीमेंट समाप्त कर दीजिए, अब हम नील रोपना नहीं चाहते। तो मीडिएटर लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से मिले थे और उन लोग इसको समाप्त करने के एवज में मोटा रकम मांगते थे कि इतना रुपया लाओ तो तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म, नहीं लाओगे तो तुम्हारा बिके या नहीं बिके, नील खेती हम करवाएंगे, घाटा लगे तो लगे, हम तुमको घाटा ही लगवाएंगे। और इसके कारण वहां नील के किसान बहुत परेशान थे। और इसी क्रम में चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, आपको नाम बताया था,
1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब यहां आए, आंदोलन शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह, तब किसानों को इस तिनकठिया पद्धति से ऑटोमेटिक छुट्टी मिल गई बिना किसी एग्रीमेंट के पैसा दिए हुए। और इसी कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह में गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो हम लोग एक डिटेल सुने, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, ये बात आप अभी समझ पाए होंगे, क्योंकि बातों को समझना भी सबसे जरूरी होता है। चंपारण सत्याग्रह बिहार का ही नहीं वरन भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज अपने ही नीति को खुद से समाप्त कर रहा है और इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। अब गांधी जी का काफी नाम होगी। अब यहां से गुजरात में ही अगली पीढ़ी आ गई, गुजरात में ही खेड़ा में अकाल आ गया और अंग्रेज इसके बाद भी टैक्स लेने पर पड़े हुए। तो वहां के किसान 18 में ही गांधी जी को बुलाए और गांधी जी खेड़ा में गुजरात में सत्याग्रह किए और इनके नेतृत्व में टैक्स माफ हुआ। तो ये गांधी जी के नेतृत्व में ही खेड़ा सत्याग्रह अगला नंबर सत्याग्रह। अगला इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपलाओं का विद्रोह कई बार क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, तो मोपला विद्रोह आपको समझा दें। मोपला आपको ध्यान रखना है कि इसमें केरल के किनारे वाला जो तट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ध्यान देना। केरल के किनारे का समुद्र तटीय जो क्षेत्र है इसी को मालाबार तट कहते हैं। ध्यान देंगे बढ़िया से। केरल में जो किनारे वाला क्षेत्र देख रहे हैं इस तट को मालाबार तट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये मालाबार तट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझाए, ये मालाबार तट में यहां पे हिंदू जमींदार थे जिनको नायर कहा जाता था और नायर के पास बहुत ज्यादा जो है भूमि था, जमींदार। और इन लोग अंग्रेज के साथ अपना अच्छा कॉम्बिनेशन था चूंकि ये अमीर थे। और इसी मालाबार तट में गरीब मुस्लिम रहते थे और ये मुस्लिम लोग का ही नाम यहां मोपला है। मोपला जो तुम नाम देख रहे हो ये मोपला मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम जिनको भूमि नहीं है। मालाबार तट के गरीब मुस्लिम मोपला कहलाए और अमीर जो भूस्वामी थे वो नायर कहलाए। नायर और अंग्रेज मिल करके मोपलाओं पर काफी शोषण अत्याचार करते हैं। जमींदार अपनी जमीन इससे जुटवा रहा है, उपयुक्त जो मजदूरी है नहीं दे रहा है, शिकायत करने अंग्रेज थाना में जा रहे हैं, अंग्रेज उल्टा इनको और पीट रहा है। मोपलाओं पर लगातार जब अत्याचार बढ़ गए तब मोपला विद्रोह 1921 में इतना नामी हुआ कि साउथ का ये विद्रोह का गुण उत्तर पर चला गया। कई नेता यहां सब लोग आए और यहां पर मोपलाओं का एक व्यक्ति नेतृत्व किया। मोपला का नेतृत्व करता है, देखिए नाम नहीं लिख पाया, तो मोपला का आपको बता दें एक व्यक्ति है जिनके नेतृत्व में यह हुआ, इसका नाम था अली मुसालियार। अली मुसालियार, इसी के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है 1921 ईस्वी में मालाबार तट मतलब केरल के पास का तट, यहीं पर मोपला मुस्लिम गरीब किसान थे और वो अली मुसालियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह किए और उन्होंने जो जमींदार नायर है, जो अंग्रेज है, उन लोगों का जो प्रमुख स्थल है वहां पे आक्रमण की। गरीब हिंदू किसान है, उन लोग मोपलाओं ने उन पर आक्रमण नहीं किया। बहुत मुश्किल से अंग्रेज और नायर मिलकर के इस विद्रोह को शांत कराए। तो मोपला विद्रोह मालाबार तट मेन रिलेशन ये आपको सबसे पहले एकदम दिमाग में सेट रखना है। मालाबार तट में निम्नलिखित में कौन विद्रोह हुआ, तो मोपला कौन थे आपको हमने समझा दिया। अली मुसालियार के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, इस चीज को भी दिमाग में सेट रखना है। अगला गुजरात का ही एक जगह है बारदोली, दिमाग में सेट करिए। बारदोली गुजरात का ही जगह है, 1928 की बात है। 1928 में बारदोली में अंग्रेज टैक्स बढ़ा करके लगभग 27% तक कृषि कर लगा दिए। 100 मन में सोचो 27 मन तक अंग्रेज खींच लेते थे और इससे बारदोली की जनता बड़ा त्रस्त थी। और इसी विद्रोह में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सबसे मेन भूमिका वल्लभ भाई पटेल का रहा। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में खुद नेतृत्व किए और सभी घर से महिला पुरुष सबको लेके गए और इनके जो सत्याग्रह है उसके कारण ही अंग्रेज इस टैक्स को यहां से घटा के 27 से 6% पर कर दिए। सोचो अंग्रेज कहां टैक्स 27% है और कहां 6% पर आ जाए। वल्लभ भाई पटेल के कारण बारदोली सत्याग्रह में ऐसा हुआ और इसीलिए बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप हमारे सरदार हो। इनको सरदार की उपाधि दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नाम देख रहे हो, पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया। और ये बारदोली कहां है, गुजरात। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझाएं, जिस समय गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके धीरे धीरे कुछ समय के बाद बिहार में एक किसान के बहुत प्रमुख नेता रहे। किसान आंदोलन को मेन इन्होंने ही जान ठोका। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भारत में हम लोग देखे कि पूरे सुधार जो सबसे पहले किए, आधुनिक भारत के जनक जिनको कहे वे राजा राम मोहन राय। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक सुधार में जैसे राजा राम मोहन राय रहे, उसी प्रकार से पूरे इंडिया के किसानों को अगर एक सूत्र में बांधने का किसी ने सबसे पहला प्रयास किया, किसी ने सबसे पहले कोशिश की, तो वो व्यक्ति भी बिहार का है और उस व्यक्ति का नाम जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
पूरे इंडिया के किसानों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास। वो खुद जमींदार रहा, लेकिन बाद में जमींदारी छोड़ के और उसे लगा कि किसानों को ही सब लोग तंग करते हैं, तो जमींदार होते हुए भी जमींदारों का विरोध किए। और उस व्यक्ति का नाम देखिए, रोशन जी सबसे पहले लिखे, अन्य व्यक्ति भी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। तो इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कृषक आंदोलन में इनकी बात न हो तो यह अधूरा ही रह जाता। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे इंडिया स्तर पर एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको पूछा जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ और एक गठन करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और आप बता दीजिए कि कब की डेट बता दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में किया, बता दीजिए इसकी स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वेरी गुड। देखिए कई लोग बहुत बढ़िया, नवल किशोर जी प्रयागराज से, बिल्कुल सही जवाब आपका, बाकी लोग का भी सही जवाब। इसका डेट एकदम ध्यान रखोगे, 11 अप्रैल 1936, और दिमाग में सबका सेट हो जाना चाहिए, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट हम लोग। अच्छा, नवल किशोर जी राजस्थान जयपुर से, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर सही किए। चलिए तो अब हम लोग इसमें हम लोग देख लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हम लोगों ने देखा लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। और ये पूरे फेज थे हम लोग का जनजातीय और कृषक आंदोलन का, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से एक क्लास और लेंगे जो पॉलिटी से ही रिलेटेड है, वो है पूरे जितने भी हमारे एक्ट और अधिनियम आए। पॉलिटी का पहला क्लास इसी क्लास से वहां उत्पन्न होता है, तो इसलिए अगला क्लास एक्ट और अधिनियम का खूब बढ़िया से लेंगे हिस्ट्री के सापेक्ष में, और आपका इधर का सेक्शन पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तब हम लोग मुख्य रूप से जो वर्क करेंगे वो वर्क हमारा हो जाएगा अगले विषय इंडियन ज्योग्राफी की ओर आपकी शुरुआत हो जाएगी। आज ये कंप्लीट हो गया। बीच बीच में कई लोग लिखते हैं केवल आवाज, केवल ये, हमारे इनसे कहीं समस्या नहीं होती है, आपके इनसे दिक्कत आती है, तो वहां पे थोड़ा देर आप रुक जाएंगे। अगर एकदम नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आप वीडियो को आराम से देख लेंगे। धनंजय जी देखते हैं समय रहेगा तो पलटिया, अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रह गया तो सब विषय हम ही को पढ़ाना पड़ेगा। तो बाकी सनी कुमार जी बाकी रूटीन 4 तारीख को आपको बताएंगे, 4 तारीख को नया रूटीन आएगा, 3 तारीख को लॉकडाउन हम लोग देख लें क्या स्थितियां बनती है। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे सामने से एडमिशन लिए हैं उन्हें सामने से पढ़ाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी तरह कोर्स को कंप्लीट करूं। इसलिए हम अभी चूंकि अब नहीं भी पढ़ाई भी अच्छा नहीं है, इसलिए एकदम कम समय 45 मिनट 1 घंटा के बीच के बाद क्लास रख रहा है। चलिए आप लोग को भी कंटिन्यूटी बना रहा है। और बाकी फिर जो सामने से एडमिशन है वो सामने से रहे, बाकी बच्चे क्लास में होते हैं तो वो मूड अलग होता है। क्लास में बच्चे होते हैं तो उनके बीच में हंसने का क्रम, बीच में आने का क्रम, और हमारे भी पढ़ाने का क्रम बदल जाता है। तो इसलिए वो बीच में क्रम जब बदलता है तो पढ़ाना और मजेदार हो जाता है। तो इसलिए हम सभी को कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ठीक ठाक करवाएं। अब अगर लॉकडाउन खुलेगा ही नहीं, बंद ही बंद रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर आपके साथ हम लगे रहेंगे, यही घंटे जो अभी 1 घंटे दे रहे हैं वो 2 घंटे में बदल देंगे, 2 घंटे के साथ आपके साथ चलते रहेंगे और सिलेबस जो है वो लास्ट करेंगे। करंट अफेयर से छोड़े रहेंगे कि चलिए सामने वो भी डेट निकाल देगा, तो फिर हमारी मजबूरी आपका टाइम पे सिलेबस हो, ये सबसे पहले पहली प्राथमिकता हमारी होती है। और इसलिए हमारे पास लोड भी कम रहा है, पॉलिटी वगैरह भी देखिए, अब तो जो टीचर है अगर लाइनअप हुए तो हुए, अगर लॉकडाउन लगातार रह गया तो सभी विषय हमारे साथ ही हमारी मजबूरी करना, क्योंकि बाकी टीचर है नहीं तो फिर हमें को करना होगा, वो सब चीज निकलते चला जाएगा। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिए, वीडियो अपलोड तो हो ही रहा है, वीडियो जितना है लाइव में रविंद्र जी आपको नहीं देखने आता है तो टेक्निकल स्टाफ से बात कीजिए, बाकी बच्चे देख रहे होंगे। आपको वीडियो मिल रहा है या नहीं, ऐसे ना बताइए तो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो मिल रहा है कि नहीं, हमको नहीं देखे आप यस देखिए। इसमें कई बच्चे यस लिख रहे हैं तो इसका मतलब है उन लोग को देखने आ रहा है, आपको देखने नहीं आ रहा। देखिए ज्यादातर बच्चे यस में, इसका मतलब वीडियो प्रतिदिन मिल रहा है। नो जो लिख रहा है इसका मतलब उनको देखने नहीं आ रहा, वो लोग विद्या एजुकेशन हेल्प डेस्क या यूट्यूब से देखिए वीडियो कैसे देखा जाता है, या फिर आप टेक्निकल स्टाफ से बात करके उसको अपना सही कीजिए। जो नो लिख रहा है इसका मतलब आपको देखने नहीं आ रहा, देखिए ज्यादातर बच्चे देख पा रहे हैं इसलिए इसका संख्या ज्यादा है। जो नो लिख रहा है इसका मतलब उनको देखने नहीं आ पा रहा। बाकी पीडीएफ की संडे को बैठेंगे, संडे को कई पीडीएफ हम अपने अपडेट कर देंगे, संडे पीडीएफ हो जाएगा। चलिए तो आपका आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल फिर अपने इसी निर्धारित शेड्यूल से लगभग 11:30 के बीच में क्लास आपका शुरू होगा। ये रिकॉर्डिंग क्लास लगभग 3-4 घंटे में ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, हमारी जरूरत नहीं होती, 3-4 घंटे लगते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है।